Hello everyone, I am Jyotsna and I am welcoming you all on my YouTube channel DBrains 360. Before we start the class, I would like to share a sad news with you all. चिपको आंदोलन के जो नेता थे हमारे और स्वतंत्रता सेनानी सुंदर लाल बहुगुणा जी, उनका आज निधन हो गया है कोरोना के कारण। हम सभी उनको एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। Okay, now come to the topic. Okay, so we were doing Indian polity by M Lakshmikant. Okay, और इस इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का भी हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर किया है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एंड इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न सो मेनी एक्ट्स. ओके, सो आपको टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर. ओके, सो लेट्स डू इट. So Indian Independence Act 1947, this is the last act. Okay, so you have to comment me and tell me which was the first act. Okay, सबसे first act कौन सा था और कब आया था. Okay, so अभी जो टाइम है 1947 बहुत ही प्रीसियस टाइम है for the Indians and it is very important for our Indian history. Okay, so on February 20, 1947, फरवरी का बात हो रहा है 1947 का. ठीक है, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाय द जून 30, 1948. सो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 1947 के टाइम में, इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे. आपको ये नेम जो है बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्लेमेंट एटली का. ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस. ओके, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो है, इसको क्लेमेंट एटली स्टेटमेंट के नाम से या क्लेमेंट स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है. इन्होंने क्या कहा था कि 20 फेब को उन्होंने कहा कि ये जो है इंडिया को फ्री कर देंगे. ठीक है, कब तक? बाय द एंड ऑफ 30 जून 1948 तक. आफ्टर विच द पावर वुड बी ट्रांसफर टू द रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स. ठीक है, और इसके बाद से जो जितना भी ब्रिटेन के पास जो पावर है वो सारा का सारा पावर जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा इंडियंस के हैंड्स में. दिस अनाउंसमेंट वॉज फॉलोड बाय द एजिटेशन बाय द मुस्लिम लीग डिमांडिंग पार्टीशन ऑफ द कंट्री. और जैसे ही ये आया स्टेटमेंट आया, उसके बाद से ही हमारा जो मुस्लिम लीग था उसमें काफ़ी ज़्यादा एजिटेशन हो गया, काफ़ी वो विद्रोह करने लगे, काफ़ी वो मतलब वायलेंस शो करने लगे. एंड अगेन ऑन जून 3, ठीक है, तो फेब में ये आया था आपको स्टेटमेंट. फिर से आपका 3 जून 1947 को एक फिर से स्टेटमेंट आएगा. एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड इट क्लियर दैट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया formed in 1946 cannot apply to those part of the country which were unwilling to accept it. तो इसमें क्लियर किया गया कि जो भी इंडिया का पार्ट जो है वो इसको अगर एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो फ्रेम हुआ है 1946 में, और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा उस कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया के अदर्स पार्ट जो है वो अगर नहीं फॉलो करना चाहेंगे, नहीं एक्सेप्ट करना चाहेंगे, सो वो अगर नहीं चाहेंगे तो वो नहीं कर सकते हैं. ये मैंडेटरी नहीं है कि इंडिया अभी जो ब्रिटिश के जो भी एरिया है वो सारे एरिया में इस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करवाया जाए. एक तरह से ये क्लियर किया गया कि इंडिया का डिवीज़न जो है वो पॉसिबल है. ऑन द सेम डे, और इसी दिन 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द वाइसरॉय ऑफ इंडिया पुट फोर्थ द पार्टीशन प्लान. और इस दिन ही लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो पार्टीशन का जो स्टेटमेंट है वो लाते हैं. ओके, सो ये अगेन क्वेश्चन है कि हमारे लास्ट वाइसरॉय कौन थे. ठीक है, इंडिया के. तो लास्ट वाइसरॉय जो इंडिया के थे ये कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन. और इन्हीं के टाइम में हमारा क्या होगा, इंडिया जो है वो फ्रीडम होगा, तो इंडिपेंडेंस मिलेगा. तो ये भी पूछा जाता है कि इंडिया को फ्रीडम, इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम में कौन थे हमारे वाइसरॉय. तो वो हमारे हैं लॉर्ड माउंटबेटन. लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये तुरंत बने थे. ठीक है, 1946 के टाइम में इनको बनाया गया था. ये तुरंत बने हैं हमारे वाइसरॉय. तो इन्होंने ही एक प्लान लाया था और इस प्लान का नाम मतलब पार्टीशन प्लान जो है इन्होंने उस दिन रखा. देन व्हाट हैपेंड,
और उस प्लान का नाम क्या रखा गया है, माउंटबेटन प्लान। ओके, और उस प्लान के कुछ पॉइंट है जैसे कि इस प्लान इसमें डिस्कस नहीं किया गया है, ठीक है। सो उस माउंटबेटन प्लान में ये था कि जो भी पार्ट है, जैसे कि आपका बंगाल, जो अभी वेस्ट बंगाल है और जो ईस्ट बंगाल है, वो पूरा बंगाल पार्ट, ठीक है। देन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, पंजाब एंड सिंध, और भी जो भी प्रोविंसेस है वहाँ पे रेफरेंडम करवाया गया, या फिर वहाँ पे वोटिंग हुआ, और इस तरह से पता चला कि कौन सा पार्ट जो है वो अब इंडिया में रहना चाहता है और कौन सा पार्ट जो है वो पाकिस्तान बनना चाहता है। तो ये सारा जो माउंटबेटन प्लान था उसी में इस चीज़ को क्लियर किया गया था, मतलब रखा गया था। सो दिस प्लान वॉज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस और मुस्लिम लीग। तो ये जो प्लान जो माउंटबेटन ने लेके आया था उसको एक्सेप्ट किया गया कांग्रेस के द्वारा भी और मुस्लिम लीग के द्वारा भी, दोनों ने एक्सेप्ट किया। क्यों एक्सेप्ट किया? कांग्रेस क्यों मतलब कांग्रेस जो था वो क्यों चाह रहा था कि भाई इंडिपेंडेंस हमको मिले ऑन एनी कॉस्ट, किसी भी कॉस्ट पे मिले पर इंडिपेंडेंस मिले। तो और ये डिवीज़न जो है और माउंटबेटन प्लान जो था वो सिंपल था, डिवीज़न, इंडिया का डिवीज़न का बात कर रहा था। उसको हमारे उस समय के कांग्रेस लीडर ने क्यों एक्सेप्ट किया? तो इसका रीज़न बहुत सिंपल था। इंडिया जो चाह रहा था कि हमको फ्रीडम चाहिए, ठीक है, और फ्रीडम के लिए हमको अगर अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए और खुद का रूल करने के लिए अगर हमको डिवाइड होकर भी करना पड़े तो हम करेंगे, लेकिन हमको मतलब फ्रीडम चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने, हमारे जो समय के कांग्रेस लीडर्स जो थे, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था और वो चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी हम जो है इंडिया जो है वो फ्री हो, ठीक है। इसलिए उन्होंने बिना किसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो और किसी तरह का और आगे हम लोग को डिले हो फ्रीडम में, तो इसलिए उन्होंने फटाफट माउंटबेटन प्लान और इटली प्लान सबको एक्सेप्ट कर लिया। द प्लान वॉज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। इमीडिएटली इफेक्ट वॉज गिवन टू द प्लान बाय इनैक्टिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और उस प्लान के बाद तुरंत से हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आ जाता है। सो द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट आर एज फॉलो। इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, बिल्कुल ये क्लियर है और मतलब क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर है एंड क्रिस्प है, ठीक है। इसमें ज़्यादा घुमा के कुछ बात कहा नहीं गया है, ठीक है। बस इंडिया को कैसे फ्री करना है, कौन इंडिया का पार्ट होगा, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान को किस तरह से डिवाइड किया जाएगा, यही सब आपको दिया गया। और कैसे ट्रांसफ़र ऑफ पावर, मेनली इसमें ट्रांसफ़र जो ब्रिटेन से इंडिया में पावर, इंडियंस को जो पावर ट्रांसफ़र हो रहा था उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया, ठीक है। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट इसमें है, इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर इंडिया एज एन इंडिपेंडेंस एंड सोवरेन स्टेट फ्रॉम अगस्त 15, 1947। सो ब्रिटिश रूल को, इसमें इंडिया पे ब्रिटिश रूल को एंड करता है, इंडिया को सोवरेनिटी और इंडिपेंडेंस प्रदान करता है। इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया का पार्टीशन होगा, एंड क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान विद द राइट टू secede फ्रॉम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। सो इसमें इंडिया और पाकिस्तान दो डोमिनियन बनेंगे, कंट्री नहीं बन रहे, डोमिनियन बन रहे हैं, ठीक है। एंड ब्रिटिश इनको पावर दिया गया कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से कभी भी अलग हो सकते हैं, 1947 के बाद अलग हो सकते हैं, ठीक है। इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय का जो ऑफिस है उसको भी ख़त्म करता है, एंड प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनियन अ गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल, दोनों भी जो डोमिनियन हैं उनको एक गवर्नर जनरल अपना अपॉइंट करने की बात की जाती है, हु वॉज टू बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग ऑन एडवाइस ऑफ द डोमिनियन कैबिनेट। और ब्रिटिश किंग के द्वारा किया जाएगा अपॉइंट, लेकिन एडवाइस किससे होगा? तो डोमिनियन कैबिनेट से। His Majesty government in Britain was to have no responsibility with respect to government in India और पाकिस्तान। और उसके बाद जब ये हमारा हैंड ओवर हो जाएगा पावर, उसके बाद से ब्रिटेन का इंडिया और पाकिस्तान पे किसी तरह का कुछ भी होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, ओके। सो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो है ये बोल रहा है, इट empower the Constituent Assembly of the 2 dominion to frame and adopt any constitution of their respective nation and to repeal any act of the British Parliament including the Indian Independence Act itself। और ये
पावर देता है हमारा दोनों ही डोमिनियन को, इंडिया और पाकिस्तान को, कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना सकते हैं, अपना कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, और किसी भी एक्ट को, किसी भी मतलब ब्रिटिश एक्ट को जो कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट से अभी तक जारी किया गया था, उसको रिपील कर सकते हैं, रख सकते हैं, दूसरे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, मतलब किसी भी तरह से वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए फ्री थे। देन 5th पॉइंट कहता है इट एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज ऑफ बोथ द डोमिनियंस टू लेजिस्लेट फॉर देयर रेस्पेक्टिव टेरिटरीज। ठीक है, तो बोल रहा है एम्पावर करता है दोनों असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो कि दोनों ही डोमिनियन के, इंडिया और पाकिस्तान के, कि वो अपना लेजिस्लेचर जो है, ठीक है, अपने रेस्पेक्टिव टेरिटरी के टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड एंड इन्फोर्स। ठीक है, जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और इन्फोर्स होता है, तब तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो बना है वही कार्य करेगा। नो एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास आफ्टर August 15, 1947 was to be extended to either of the new dominion unless it was extended there by a law of legislature of the dominion। तो बोल रहा है कि 1947 15 अगस्त के बाद से ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास किया हुआ कोई भी एक्ट, कोई भी बिल जो है वो इंडियन और पाकिस्तान डोमिनियन पे लागू नहीं होगा। इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, ऑफिस जो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया उसको भी हटा देता है, ख़त्म कर देता है, एंड ट्रांसफ़र हिज फंक्शन टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो बना के उनको उसका सारा पावर जो है दे देता है फॉर द कॉमनवेल्थ अफेयर, जो भी कॉमनवेल्थ अफेयर होंगे उसका। देन इट प्रोक्लेम्स द लैप्स ऑफ ब्रिटिश paramountcy over the Indian princely state and treaty relation with the tribal area फ्रॉम अगस्त 15, 1947। ओके, सो ये क्या कहता है कि अब तक जो भी ब्रिटिश का जो पारामाउंसी था, मतलब उसका जो पावर था, कंट्रोल था, ठीक है, उसको प्रिंसली स्टेट पे, और जो ट्रीटी उन्होंने किया था ट्राइबल एरिया से, उन सबको ख़त्म करता है। मतलब किसी तरह का कोई भी इंडिया का पार्ट, या प्रिंसली स्टेट हो, या तो फ्री स्टेट हो, या फिर आपके ट्राइबल एरियाज हो, कोई भी पार्ट जो है वो ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं रह जाएगा। It guaranteed freedom to the Indian princely state either to join the dominion of India or the dominion of Pakistan or to remain independent। ठीक है, तो क्या किया कि ये जो आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है वो गारंटी देता है फ्रीडम का। ठीक है, कि आप फ्रीडम है, किसको फ्रीडम का गारंटी दे रहा है, तो इंडियन प्रिंसली स्टेट को, कि आप फ्री हैं, आप या तो इंडिया को ज्वाइन कीजिए या पाकिस्तान को ज्वाइन कीजिए, या आप फ्री रहिए। ठीक है, आप कुछ भी रह सकते हैं, कुछ भी आपको जिस स्टेट में रहना है उस स्टेट में आप रह सकते हैं। देन इट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियन एंड द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर फ्रेम्ड। और बोला गया कि जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नेंस होगा, ठीक है, जो भी डोमिनियन, दोनों डोमिनियन में, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग होगा, कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग होगा, तो जो हमारा 1935 में जो एक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, कब तक, जब तक कि हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता, तब तक हम 1935 के जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक्ट है उसको फॉलो करेंगे। एंड द डोमिनियन वर हाउएवर ऑथराइज्ड टू मेक मॉडिफिकेशन इन द एक्ट। लेकिन आप इसको फॉलो तो कर सकते हैं, पर इसमें आप चाहेंगे तो मॉडिफिकेशन करके फॉलो कर सकते हैं। सो मतलब ये इसलिए फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है कि कोई तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास होना चाहिए, कोई तो लीगली एक लीगल कुछ होना चाहिए जिसको हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा है कि 1935 का एक्ट जो है उसको आप फॉलो कीजिए जब तक आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते हैं। देन 10th पॉइंट क्या बोल रहा है, इट डिप्राइव द ब्रिटिश मोनार्क ऑफ हिज राइट्स टू वीटो बिल। वीटो बिल का राइट दिया गया था ब्रिटिश मोनार्क को, उसको ख़त्म किया जाता है, और आस्क फॉर रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन बिल फॉर हिज अप्रूवल। और जो उनको रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन बिल जो पावर था उसको भी हटा दिया जाता है, ख़त्म किया जाता है। बट दिस राइट वॉज रिजर्व फॉर द गवर्नर जनरल। लेकिन ये जो वीटो पावर और सर्टेन बिल को रिजर्व करने का जो राइट है वो गवर्नर जनरल को दिया जाता है। वो भी गवर्नर जनरल कब तक रहेंगे, जब तक हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते हैं। एंड देन द गवर्नर जनरल वुड हैव फुल पावर टू असेंट टू एनी बिल इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी। और गवर्नर जनरल जो है वो किसी भी बिल को एक्सेप्ट कर सकते हैं
कब तक, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता है। और किसके नाम से करेंगे, तो ब्रिटेन के किंग के नाम पे करेंगे। It designated the Governor General of India and the Provincial Governor as a constitutional head of the state। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनाया जाता है इंडिया और पाकिस्तान के। ओके, एंड दे मेड टू एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन ऑल द मैटर। और जो भी जो काउंसिल मिनिस्टर्स का जो काउंसिल बनेगा उससे हर बात पे, हर मैटर पे एडवाइस लेके वो काम करेंगे। It dropped the title of Emperor of India from the royal titles of the King of England। और ये जो था कि इंडिया के एम्परर कौन है, ब्रिटेन के जो एम्परर है वो इंडिया के एम्परर है, तो इस टाइटल को भी खारिज किया जाता है, ख़त्म किया जा रहा है। एंड देन लास्ट जो इसका पॉइंट है वो क्या है, इट डिसकंटिन्यू द अपॉइंटमेंट to the civil service and the reservation of the post by the Secretary of State for India। So अब तक जो हमारे सिविल सर्विस में जो अपॉइंटमेंट हो रहा था और जो रिजर्वेशन था, उन सब चीज़ को भी ख़त्म किया जाता है, डिसकंटिन्यू किया जाता है। एंड द मेंबर ऑफ द सिविल सर्विस अपॉइंटेड बिफोर 15 अगस्त 1947 would continue to enjoy all the benefits that they were entitled to till that time। तो इसके बाद कहा जाता है कि 1947 के 15 अगस्त से पहले जो लोग का अपॉइंटमेंट हो गया, वो सब अपना जो भी उनको बेनिफिट्स दिया गया है उसको वो एंजॉय कर सकेंगे, उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। लेकिन फर्दर किसी भी सिविल सर्वेंट का अपॉइंटमेंट जो है वो ब्रिटेन या फिर वहाँ के गवर्नर जनरल इस सब के अथॉरिटी से नहीं होगा, बल्कि इंडिया के और इंडिया के कैबिनेट मिनिस्टर जो बनेगा उसके अकॉर्डिंग होगा। देन एट द स्टॉक ऑफ मिड ऑफ 14th और 15th अगस्त 1947। ओके, सो मिडनाइट में हमारा इंडिया जो है इंडिपेंडेंस होता है, ठीक है। सो इसलिए बोल रहा है कि हमारा जो 14 से 15 अगस्त के मिडनाइट में द ब्रिटिश रूल केम टू एन एंड। ब्रिटिश रूल का जो है वो एंड होता है, इंडिया जो है फ्री होता है। 2 साल के शासन के बाद से फ्री हो रहा है इंडिया। एंड द पावर वॉज ट्रांसफर टू 2 न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और इंडिया और पाकिस्तान को उनका पावर दे दिया जाता है। ओके, लॉर्ड माउंटबेटन बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। सो इस तरह से हमारे जो फर्स्ट गवर्नर जनरल जो है इंडिया के वो कौन बन रहे हैं, हमारे लॉर्ड माउंटबेटन बनेंगे। और जो प्राइम मिनिस्टर हमारे बन रहे हैं वो हमारे जवाहरलाल नेहरू बन रहे हैं। ओके, सो हम जो इंडिपेंडेंस है वो 15 अगस्त को मनाते हैं, वेयर एज पाकिस्तान जो है अपना इंडिपेंडेंस डे है वो 14 अगस्त को ही मना लेता है। ओके, और हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो बनेंगे वो कौन बनते हैं, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू। जबकि पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे, M.A. जिन्ना बनेंगे उनके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और हमारे यहाँ फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, तो हमारे यहाँ बनते हैं माउंटबेटन। और वहाँ कौन बनते हैं, वहाँ के बनते हैं M.A. जिन्ना। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक, ठीक है। और इसके बाद आपको इस चैप्टर में एक इंटरिम गवर्नमेंट है उसको पढ़ना है, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिया। ये दोनों टॉपिक जो है उसको डील करेंगे। दोनों इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, दोनों से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो उसको आप बिल्कुल पढ़ें, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जो भी आप कर सकते हैं वो करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं अपने फ्रेंड्स से, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।